ओके, तो लास्ट टाइम हमने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ हमने 3 ऑथर एंट्री की थी, ठीक है। और ये है उसके बाद 3 ऑथर के बाद शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे ऑथर्स भी हैं और उसके साथ साथ एक इलिस्ट्रेटर भी है, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप लोग इसको, या फिर सीधा मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा? ट्राई करते हैं सर। ठीक है, ट्राई कीजिए, इजी है आपके लिए। प्रॉब्लम केवल यही रहेगा आप इसको कैसे डील करते हैं वो है। लेकिन अभी आपको अगर नहीं आता है तो ठीक है, मैं बताता हूँ, फिर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिएगा। ये वाला मैं बताता हूँ, देखिए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया नहीं है, जब 2 अलग अलग लोग हों एग्जाम्पल में तो उसे कैसे मैनेज करना है। ठीक है, देखिए, जहां भी ऑथर के साथ एडिटर हो या फिर इलस्ट्रेटर हो या कोई भी हो, तो उसको आप ऑथर स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो फील्ड है वहां पे ऐड करेंगे। और उसके लिए जो कनेक्टिंग सिंबल होता है वो होता है सेमी कॉलन। ठीक है, ये जो सेमी कॉलन है ना, ये कनेक्टिंग सिंबल है। और उसके बाद जो भी इलस्ट्रेटर है या एडिटर है, हाँ बोलिए। ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हैं, उसके बाद एज यूजुअल रहेगा सब कुछ। यहाँ पे शायद डॉट नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में इलुस्ट्रेटेड। अब देखिए यहाँ पे समझने की क्या बात है, इस एग्जाम्पल में देखिए कहीं भी इलुस्ट्रेशन लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल में एक इलुस्ट्रेटेड बाय जॉर्ज जेम्स लिखा हुआ है। इलुस्ट्रेशंस इसने दिए हैं इस बुक में, दैट मीन्स कि इस बुक में बहुत सारे इलुस्ट्रेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे नहीं दिए हों तो, लेकिन हमें समझ जाना है कि इस बुक में इलस्ट्रेशंस हैं, इसलिए यहाँ पे ILL भी आएगा, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा उससे डिराइव करना होगा, आप लोगों को जो भी एग्जाम्पल है उससे ही डिराइव करना होगा कि उसमें इलस्ट्रेशंस है या नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे होगा टेनिस, सेकेंड ऑथर, थर्ड ऑथर एंड टाइटल। आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अब यहाँ पे एक चीज आप सर एक नोट बार कर, और समझा हाँ दीजिए। बोलिए। सर एक बार और समझा दीजिए ना। देखिए, जहाँ पे भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मतलब जहाँ पे इलुस्ट्रेशंस हैं या एडिटर है, ठीक है, तो वहां पे सेमीकोलन लगाने के बाद आपको शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखना है। मतलब जो भी अदर पर्सन है जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो या एडिटर हो, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब इलुस्ट्रेटेड बाय है, इलुस्ट्रेटेड बाय है मतलब उसने इस बुक में इलुस्ट्रेशंस दिए हैं, तो आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन में भी ILL उसका डिटेल आएगा, ठीक है। लेकिन इलस्ट्रेटर की जो है वो एडेड एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। इलस्ट्रेटर की एडेड एंट्री नहीं बनेगी यहाँ पे। यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री बनेगी, फर्स्ट ऑथर एंट्री बनेगी, सेकेंड ऑथर एंट्री बनेगी एंड थर्ड ऑथर एंट्री बनेगी, और टाइटल एंट्री बनेगी। इलस्ट्रेटर एंट्री हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर कोई पेंटिंग की बुक है, ठीक है, पेंटिंग की बुक है या ऐसी कोई बुक है जहाँ पे इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपको इलस्ट्रेटर एंट्री भी बनानी होगी, ठीक है। इसमें भी अगर आप चौथे एक इलस्ट्रेटर एंट्री बना दोगे तो वो गलत नहीं होगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा, केवल उसका एक कार्ड बढ़ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें या कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। नो सर। क्लियर है ना? ओके, ठीक है। यस सर। सब्जेक्ट एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री हमेशा कैपिटल में ही रहेगी, ठीक है। सेकंड ऑथर एंट्री, थर्ड ऑथर एंट्री, ठीक है। और ये है टाइटल एंट्री। तो कितनी एंट्री हो गई इसके अंदर? टोटल कितनी एंट्री बनेगी? 5। करेक्ट, ठीक है। 5 सर अगर हाँ सर बोलिए। अगर एडिशन नहीं रहेगा तो प्लेस के आगे पे डॉट टेस्ट लगेगा हर जगह? हाँ, ये डॉट डैश है ना, ये रहेगा ही। अगर यहाँ पे प्लेस अगर है, एडिशन एडिशन है तो भी एडिशन के पहले भी डॉट डैश आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, अगर यहाँ पे एडिशन है तो डॉट डैश के बाद एडिशन लिखना है, उसके बाद फिर डॉट डैश लगाना है आपको। ओके सर। सर ये जो हमने एडिट एंट्रीज की है इनमें इलस्ट्रेशन नहीं दिखाना है सर हमें? क्या नहीं दिखाना है? सर इलस्ट्रेशन जो हमने फिजिकल डिस्क्रिप्शन में दिखाना दिखाया ही था है, सर दिखाना है, पहले दिखाना है, एंट्री। दिखाना है। ये देखिए, मैंने आपको कहा यहाँ पे ना मेन एंट्री को ही कंसिडर कीजिए, क्योंकि बाकी में हो सकता है यस। मैंने कॉपी किया है तो कुछ गड़बड़ कुछ चीजें रह गई हो। ठीक है, मेन यस। एंट्री को आप कंसिडर कीजिए, और इसमें रेस्ट एज इन मेन एंट्री ही आप काउंट कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे अदरवाइज जो आप ये कह रहे हैं इलस्ट्रेशन वो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, इलस्ट्रेशन रहेगा। ओके, और बाकी की एग्जाम में तो आपको जो एडेड एंट्री है वो बनानी ही नहीं है, उसके अंदर आपको रेस्ट एज इन मेन एंट्री ही लिख दीजिए। आप बार बार सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एडेड यस एंट्री सर, हमेशा यहाँ पे तो नया रूल था इसलिए सर। हाँ, एडेड एंट्री जो होती है ना वो मेन एंट्री की कॉपी ही होती है। तो वहां पे एडेड एंट्री में कोई चेंज नहीं होता है हेडिंग के अलावा, केवल हेडिंग ही वहां पे एक चेंज हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, अच्छा अब इसका अगर हम मार्क बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ठीक है, यहाँ पे मार्क की एंट्री मैंने नहीं बनाई हुई है, लेकिन चलिए हम ऐड करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे ISBN नंबर तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है नहीं। ठीक है, ISBN नंबर नहीं है, तो ये वाली फील्ड जो है वो हट जाएगी। माइक म्यूट कर लीजिए अपना, जो बोलते समय ही आप माइक को ऑन कीजिए। ठीक है, अब DDC नंबर क्या है इसका? DDC नंबर होगा ये 796.34। DDC नंबर होगा। ठीक है, मेन एंट्री पर्सनल नेम, मेन एंट्री पर्सनल नेम में किसका होगा नाम? ऑथर का है कौन? फर्स्ट ऑथर। ठीक है, फर्स्ट है ऑथर नहीं। का नाम यहाँ पे होगा। ठीक है, टाइटल, जो बुक का टाइटल है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक पूरा जैसे हमने ACR में लिखा है
वैसे ही इसमें भी आएगा। ठीक है, अब क्या रह गया है यहाँ पे, सब टाइटल। ठीक है, सब टाइटल का टैग कौन सा होगा, $B। सो $B। करेक्ट। ठीक है, कंडीशनिंग फॉर टेनिस। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद एडिशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो एडिशन आपको छोड़ देना है। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है, न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखते हैं। ठीक है, पब्लिशर कौन है, डबल डे। यहाँ पे आपका आ जाएगा पब्लिशर जो है डबल डे। ठीक है, प्लेस ऑफ 1975। क्या है, 1975। ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन 6 ऑक्सिलरी पेजेस एंड 210 पेजेस। ठीक है, उसके बाद साइज क्या है, 23 सेंटीमीटर। सब्जेक्ट टॉपिकल टर्म है टेनिस। हेडेड एंट्री में क्या क्या बनेंगे, सेकंड ऑथर हैं राफ इवा। एंड कॉन्ट्रिच और जॉन। यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इलिस्ट्रेटर फिर से ऐड करना है तो आपको 700 करके, ठीक है, इलिस्ट्रेटर आप फिर से ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्क एंट्री में आप, मार्क एंट्री और AACR एंट्री दोनों में डिफरेंस ये है कि AACR एंट्री आप जब बनाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा कार्ड बनाना होगा। ठीक है, एक कार्ड एक्स्ट्रा बनाना होगा, मतलब आपके ऊपर फाइनेंशियल उसका बर्डन होगा। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मार्क एंट्री में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, आप कितना भी उसमें एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल एक नाम ही ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब क्या रह गया यहाँ पे, इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। कुछ बाकी है इसमें, लग रहा है कुछ बाकी है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कहीं और नहीं थी यहीं पर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हो गया ये आपका मार्क एंट्री।
ये जो टैग्स है ना, ये बहुत कॉमन टैग्स हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर एग्जाम में आपको नहीं भी मिले टैग शीट नहीं भी मिली तो भी आप याद करके उनको लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग ये कितने टैग हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 टैग और हो सकते हैं, तो 10 टैग्स आपको याद करने, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करने। ओके, तो 10 टैग याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री इज मोर देन 3 ऑथर। अब यहाँ पे जो है वहां पे क्या होता है, रूल्स चेंज हो जाते हैं। जहां पे भी 1 ऑथर 2 ऑथर या 3 ऑथर तक भी हो, और 3 ऑथर के साथ समझिए कि चौथा 3 एडिटर भी हैं, तो भी जो एंट्री है वो फर्स्ट ऑथर के नाम से ही बनेगी। ठीक है, चाहे वहां पे 3 ऑथर और 3 एडिटर हैं, ठीक है, वो कहा जाएगा 3 ऑथर एंट्री ही कहा जाएगा। लेकिन जहां पे ऑथर ही 3 से ज्यादा है, ठीक है, 3 से ज्यादा अगर ऑथर है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो मेन एंट्री है, यहाँ पे याद रखेगा, जो मेन एंट्री है वो बनेगी टाइटल से। ठीक है, वहां पे जहां पे हम हेडिंग में ऑथर का नाम लिखते थे, वहां पे ऑथर का नाम नहीं आएगा, बल्कि बुक का टाइटल आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं इसका सॉल्यूशन। ये एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑथर हैं, पब्लिकेशन डिटेल यहाँ पे दी हुई है, कॉल नंबर है, एक्सेशन नंबर है, ठीक है, पेजिनेशन दिए हुए हैं, साइज दी हुई है और ISBN नंबर है। उसके अलावा कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जांपल भी सबसे इजी होता है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, केवल हमें ये रूल याद होना चाहिए कि जहाँ पे if we are preparing an entry for more than 3 authors, the heading will start from title। देखिए, यहाँ पे हेडिंग जो है वो टाइटल के नाम से शुरू हुई है, और उसके बाद यहाँ पे एक चेंज आएगा, अगर मोर देन 3 ऑथर है तो फर्स्ट ऑथर का नाम लिखना है आपको, और उसके बाद डॉट 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 करके एट ऑल लिख देना है। एट ऑल मतलब अन्य। ठीक है, एट ऑल का मतलब होता है तथा अन्य, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। और अब आपको याद आ रहा होगा वो वाला रूल, जहाँ पे हेडिंग यहाँ से शुरू हुई है लेकिन लाइन यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, इसलिए सेकंड लाइन यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, और इसमें स्पेशल कुछ नहीं किया हुआ है। अगर आप इसको दूसरी तरह से समझना चाहें, तो जो एरिया हम यहाँ से शुरू करते थे, उसी एरिया को उठा के आपको यहाँ से शुरू करना है, और यहाँ पे जो ऑथर वाला हेडिंग था, वो हेडिंग वाला ऑथर वाला हेडिंग हट जाएगा। ठीक है, और जो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल वाला एरिया था वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? समझ लीजिए इसको आराम से, अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये नाम के बाद जो ईटी लिखा है, तो ईटी के पहले में 3 डॉट बनाए, तो 3 डॉट ही क्यों बनाए सर? नहीं नहीं, देखिए रूल 3 नहीं, आप 2 भी बना सकते हो। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपको हाँ डॉट डॉट करके, मतलब यानी बहुत सारे ऑथर है, यानी 3 ऑथर है इसलिए 3 डॉट है, ऐसा नहीं है। ओके। ठीक है, मैं यही सोच रही थी कि शायद 3 ऑथर है इसलिए 3 नहीं है, नहीं 4 नहीं होंगे तो 4 नहीं है, करना। नहीं नहीं नहीं, वो उसका कोई रिलेशन नहीं है वहां से। ओके सर, थैंक यू सर। है ना, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? आ गया सबको समझ में? कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि इस स्टेज पे कोई भी क्वेरी का आंसर देना इजी रहेगा, आपको समझाना भी इजी रहेगा। लेकिन हम डीप में चले जाएंगे और आप ये इनिशियल रूल पूछोगे ना,
फिर वहां पे वो आपको समझाना बहुत मुश्किल होता है। नो क्वेरी? ओके नो सर। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अब एडेड एंट्री कितनी बनेगी? यहाँ पे एक एडेड एंट्री हमारी एज यूजुअल सब्जेक्ट की जो बनती है वो सब्जेक्ट की बनेगी, और ऑथर में हम केवल फर्स्ट ऑथर की एडेड एंट्री बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑथर की। बाकी के 3 ऑथर्स हैं उनकी एडेड एंट्री हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्यों सर? नहीं, वहां पे जब बहुत सारे ऑथर हैं तो ये माना जाता है कि जनरली यूजर्स को फर्स्ट ऑथर ही याद रहेगा, ठीक जी। है। इसलिए हाँ जी। मोर देन 3 ऑथर्स में एडेड एंट्री के कार्ड्स नहीं बनाए जाते हैं। हाँ, मार्क में आप उनकी एंट्री 4 है तो 4 एंट्री भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ओके सर। ठीक है। अगर ना करना चाहो तो नहीं भी करोगे तब भी चलेगा मार्क में। लेकिन AACR में मोर देन 3 ऑथर है तो हम केवल फर्स्ट ऑथर की ही एंट्री बनाएंगे, जी। ठीक है। सर अगर इनमें कोई पॉपुलर ऑथर होगा वो नंबर सेकंड पे होगा, फिर भी हम इसी ऑथर की एडिट एंट्री बनाएंगे सर? नहीं 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 नहीं, अगर पॉपुलर ऑथर सेकंड नंबर पे है, अगर दिया हुआ है, तो आपको Yes. उसकी भी, हाँ, उसकी आपको वो बनानी पड़ेगी, फर्स्ट ऑथर की भी बनानी पड़ेगी, और जो पॉपुलर ऑथर है उसकी भी एडेड एंट्री बनानी पड़ेगी, ओके सर। ठीक है। अगर ऐसा कोई केस आ जाता है जहाँ पे 4 या 5 ऑथर है और उसमें सेकंड ऑथर है वो ज्यादा पॉपुलर है, तो आप फर्स्ट ऑथर की तो बनाएंगे एंट्री, आपको जो पॉपुलर ऑथर है उसकी भी एडेड एंट्री आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि यूजर फिर उनको ही याद रखते हैं, जो पॉपुलर ऑथर है उन्हें याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने सब्जेक्ट एंट्री बनाई है और यहाँ पे फर्स्ट ऑथर एंट्री, लेकिन यहाँ पे हमने टाइटल एंट्री नहीं बनाई है, ठीक है। क्यों नहीं बनाई है? टाइटल से ही क्योंकि इसकी मेन टाइटल, करेक्ट करेक्ट, यस, इसलिए क्योंकि मेन एंट्री जो है वही हमने टाइटल से बनाई है, तो ये वाली एंट्री जो है वो टाइटल एंट्री के कार्ड में उसमें चली जाएगी, इंडेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इस Yes, एंट्री में मोर देन 3 वाले में हमारी केवल 3 एंट्री ही बनेगी, ठीक है। एक टाइटल एंट्री जो मेन एंट्री है, दूसरा सब्जेक्ट एंट्री, और थर्ड जो बनेगी वो फर्स्ट ऑथर एंट्री बनेगी, ठीक है। ये सब्जेक्ट एंट्री और ये फर्स्ट ऑथर एंट्री, ऑथर एंट्री, ठीक है। कोई क्वेरी यहाँ पे आपको, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब आप क्या करेंगे पता है, इसका भी मार्क नहीं है, आप इसका मार्क बनाइए। ये एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूँ ये वाला, इसका आप मार्क बनाइए, ठीक है। कितना टाइम चाहिए मार्क बनाने के लिए आपको? 4 मिनट्स, ठीक है, 4 मिनट्स दिए, 4 मिनट्स में आपको इसका मार्क एंट्री तैयार करना है।
हो गया? नो सर थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, बनाइए फटाफट। हो गया है? नहीं हुआ अभी भी? काफी टाइम लिया आप लोगों ने, 8 मिनट्स हो चुके हैं। ओके, कौन कौन से टैग आएंगे यहाँ पे? सबसे फर्स्ट टैग कौन सा होगा? सर 020 ISBN। ISBN का सर ओके, डैश से इंडिकेटर में सर सर डबल डैश $A। $A ISBN, फिर यहाँ पे आ जाएगा ISBN नंबर। जीरो। ठीक है, उसके बाद BDC नंबर। BDC नंबर इज 150। यस सर। ठीक है, अब मेन एंट्री पर्सनल नेम, सो इसके बाद 245 टाइटल आएगा। करेक्ट। ये वाली जो एंट्री है ना वो नहीं आएगी। यस सर। ठीक है, ये वाली एंट्री इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मोर देन 3 ऑथर में नो ऑथर इज मेन ऑथर। यस सर। क्योंकि हमने इसकी हेडिंग बनाई ही नहीं, तो मेन एंट्री में जो है हमने हेडिंग ऑथर से नहीं बनाई, इसलिए ऑथर नहीं आएगा। डायरेक्ट आएगा, टाइटल आएगा।
यहाँ पे सबटाइटल भी नहीं है, इसलिए ये फील्ड भी नहीं आएगी। और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा, क्या आएगा, यही आएगा। सर रिचार्ड एच डॉट प्राइस ट्रिपल डॉट ET डॉट AL। सर इसमें तीनों ऑथर का नाम नहीं दे सकते? नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो आपको यही लिखना होगा। सर रिचार्ड और आएगा। ये वाला जो है ना, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा। सर ET और AL को ना वो हाँ। स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम बाहर से ऐड कर रहे हैं या अपने मन से ऐड कर रहे हैं, मार्क 21 में हर वो चीज आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी होगी। ठीक है, और ASCR में इसका रूल ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं वहां पे। ठीक है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन में न्यूयॉर्क प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है। सर इससे पहले एडिशन आएगा ना सर 250 में। रुके, हाँ 250 में एडिशन है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आएगा एडिशन। सर फोर्थ एडिशन है। 250 फोर्थ एडिशन है सर। इसमें एडिशन कहाँ दिया हुआ? हाँ नहीं है, इसमें एडिशन नहीं है। मुझे भी तो सर दूसरा देख कहाँ लिया है? था। आप कहीं से कॉपी कर रहे हो क्या? नहीं सर, मैंने इससे पहले वाला एग्जांपल देख लिया था, सॉरी। हाँ, क्योंकि आप ऑनलाइन अगर चेक कर रहे होंगे तो हो सकता है इसके एडिशंस मिले। ठीक है, सेकेंड एडिशन, नहीं थर्ड सर एडिशन। नहीं है। हाँ ठीक है, तो देखिए खुद से कीजिए, है ना, खुद से करोगे तो आप हाँ, सर सीखोगे। खुद से कर रहा है। हाँ, मैंने अदरवाइज। गलती से सर आगे वाला इसका एग्जांपल देख लिया था। ठीक है, ओके। एडिशन नहीं है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, न्यूयॉर्क इज प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ये पब्लिशर है, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है? 1982 1982 इज प्लेस ऑफ ईयर ऑफ पब्लिकेशन। उसके बाद क्या है? फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिए हुए हैं ऑक्सिलरी पेजेस एंड पेजेस, तो हम उसे यहाँ पे लिख लेंगे। इल्यूस्ट्रेशंस यहाँ पे नहीं है, एग्जाम्पल में नहीं दी है। ठीक है, हो सकता है बुक में हो। बुक की साइज है 26 सेंटीमीटर। आप लोगों को है ना अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। आपको CC भी DDC भी करना है, और फिर आपको CC भी, ये ASCR भी करना है, उसके साथ मार्क भी करना है, सभी चीजें करनी होगी आपको। सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी। यहाँ पे हमें केवल फर्स्ट ऑथर को हम ऐड करेंगे। इसके अंदर आपको अगर चाहिए तो आप चारों ऑथर भी डाल सकते हैं, इन प्रैक्टिस। ठीक है, इन प्रैक्टिस मतलब आप जब लाइब्रेरी में काम करें तब, अदरवाइज तो फर्स्ट ऑथर ही आप केवल ऐड करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई है इसमें, लग रहा है? ये आ गया, ठीक है, ये भी आ गया है, ये भी आ गया है। ठीक है, एवरी सब कुछ आ गया है, यहाँ पे कुछ बाकी नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में आपको? कोई क्वेरी इसमें? सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना इसका एक बार। क्वेश्चन सर दिखा दो। 700 में सर बाकी ऑथर्स के नाम भी डाल सकते हैं अगर? हाँ डाल सर सकते हैं, इसमें मैं कह रहा हूँ एक्सेशन ना। नंबर नहीं डाल सकते? सर इसमें एक्सेशन नंबर नहीं डाल सकते? एक्सेशन नंबर देखिए होल्डिंग डेटा का पार्ट होता है, वो है ना बिब्लियोग्राफिक डेटा का पार्ट नहीं होता है। यस। ठीक है, वो यानी मार्क एंट्री का पार्ट नहीं होता, वो केवल आपको डेटा माइग्रेशन करना हो तो मार्क में
आप बना सकते हैं ऐसा एंट्री जो जो लोकल उसके लिए होता है। ठीक है, आप अपनी बुक देखेंगे ना, वहां भी कहीं भी एक्सेशन नंबर नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, हो गया, देख लिया आपने? यस सर। ओके। लेकिन सर बुक पे क्लास नंबर भी कहाँ होता है सर? किसमें? बुक पे सर क्लास नंबर भी कहाँ दिया होता है? बुक पे मतलब? बुक की बात नहीं कर रहा हूं मैं बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स की बात कर रहा हूँ। बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स जो होता है ना, वो डिटेल्स होता है जो हर लाइब्रेरी में सेम होता है। ठीक है, एक्सेशन नंबर जो होता है वो हर लाइब्रेरी में सेम नहीं होता है। जैसे कॉल नंबर या क्लास नंबर जो है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तो करेंगे ना, लेकिन उस बुक का क्लासिफिकेशन किसी भी लाइब्रेरी में जब वही नंबर रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। उसमें आपने क्योंकि मेरी हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? सॉरी, आई वॉज डिसकनेक्टेड। मैं ये कह रहा था कि बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स वो डिटेल होती है जो हर लाइब्रेरी में सेम होती है। किसी बुक के रिगार्ड्स में वो इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती है। तो कॉल नंबर बुक में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी बुक होती है जिसमें कॉल नंबर भी होता है। कॉल नंबर नहीं, क्लास नंबर भी होता है। सर बट ये सेम होता है हर लाइब्रेरी में, जैसे हाँ, क्लास नंबर एक ये हर लाइब्रेरी में आएगा, लाइब्रेरी में यस सर। सेम होता है। ठीक है, हाँ और सर वही कहा। जहाँ पे आपने बहुत सारी बुक देखी होगी जिसके अंदर जो वर्स ऑफ द टाइटल पेज है, वहां पे एसीआर का कार्ड बना हुआ होता है। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन क्या कहा जाता है उसे। ठीक है, यस सर। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन कहा जाता है, और उसमें उसके कॉल नंबर, उसके सब्जेक्ट, उसका सारा पब्लिकेशन डिटेल, एसीआर की जो मेन एंट्री होती है ना, उसकी सारी डिटेल वहां पे होती है। ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी चीज है। अगर ना भी हो तो भी क्लास नंबर हर बुक का, उस बुक का हर लाइब्रेरी में सेम ही होगा। वो बुक चाहे दुनिया के हर लाइब्रेरी में चली जाए, उसका क्लास नंबर सेम ही यस होगा, सर। लेकिन एक्सेशन नंबर सेम नहीं होगा। इसलिए एक्सेशन नंबर की जो डिटेल है वो होल्डिंग डिटेल्स होती है। ठीक है, कल भी मैंने लास्ट क्लास वो में लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी चेंज होते हैं सर। ठीक है, तो होल्डिंग डिटेल्स। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल एडिटोरियल वर्क का है। ठीक है, ये मोर देन 3 ऑथर की कोई भी एंट्री होगी तो आप कर लेंगे ना, इसमें यस सर। परेशानी नहीं है यस सर। ना। आपके लिए देखिए, चीज यस। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होगी या इशू ये होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा बुक को। यहाँ तो मैं आपको एक एक बोल के बता रहा हूँ कि मोर देन 3 ऑथर का एग्जाम्पल है, ये एडिटोरियल वर्क का एग्जाम्पल है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है। लेकिन जब एग्जाम में आएंगे तो वहां पे आपको एक साथ 5 एग्जाम्पल दिए हुए होंगे, वहां पे कहीं लिखा नहीं होगा कि किस प्रकार का एग्जाम्पल है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड रहेगा कि आप उससे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ एडिटोरियल वर्क। अब एडिटोरियल वर्क के जो एग्जांपल में, उसमें ना एक ऑथर होता है, ना 2 ऑथर होते हैं, ना 3 होते हैं, ना मोर देन 3 ऑथर होते हैं। ठीक है, वहां पे केवल एक एडिटर का नाम दिया हुआ होता है, या 2 एडिटर के होंगे, या 3 एडिटर के होंगे, या 3 से ज्यादा एडिटर भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी डिटेल सेम होती है। अब अगर जो एडिटोरियल जो वर्क है, उसका एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे मोर देन 3 ऑथर का बना है। ठीक है, जैसे हमने मोर देन 3 ऑथर का बनाया है ना एग्जाम्पल, वैसे ही इसका भी एग्जाम्पल बनेगा। अब इसका एग्जाम्पल आप बना के दिखाइए, बनाइए इसको। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास केवल 5 मिनट्स है। मेन एंट्री ही बनाना है आपको। ठीक है, एडेड एंट्री नहीं बनाना है, मेन एंट्री बनाइए, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप इसको कितना समझे हैं। इसको बिल्कुल हिंट वही है कि इसको बिल्कुल वैसे बनाना जैसे मोर देन 3 ऑथर वाला बनाया है हमने, यानी इसकी भी जो एंट्री होगी वो टाइटल से होगी।
सर हो गया। हो गया? सर हो गुड गया। गुड ठीक है गुड। सर। अब मैं आपको मेन एंट्री शेयर करता हूँ, आप अपना क्रॉस चेक कीजिए, अपना जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो आपने किया है उसको क्रॉस चेक कीजिए, कहाँ पे गलती है या करेक्ट है एकदम। इसमें भी कुछ ज्यादा स्पेशल है नहीं, केवल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ से शुरू होता है, मेन एंट्री कहाँ से शुरू होगी। वो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका पूरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है। ठीक है, कोई सर क्वेश्चन? इसमें सर जो सही है। हाँ बोलिए। जैसे सर इसमें जो सर मैंने कॉल नोट नंबर के साथ 3 लेटर्स है वो टाइटल क्या आएंगे सर? हाँ, जहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मेन ऑथर जो फर्स्ट ऑथर होता है, जहाँ पे 3 ऑथर तक हैं, तो वहां पे फर्स्ट ऑथर का सरनेम आएगा। ठीक है। यस सर। लेकिन अगर यस 3 से सर। ज्यादा ऑथर हैं तो वो टाइटल के फर्स्ट लेटर आएंगे 3। ठीक, लेकिन सर अब यहाँ पे एडिटर एक ही था सर, हाँ, इस केस में क्या? तो भी टाइटल का आएगा क्योंकि वो ऑथर नहीं है, वो एडिटर है। ओके सर। ठीक है।
ये जनरली इग्नू के एग्जाम में ये दिया हुआ होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आप उससे भी मेक आउट कर सकते हैं कि आपकी जो मेन एंट्री है वो कहाँ से शुरू होगी। सर ये 001 ART जो है वो हमेशा पेंसिल से लिखना चाहिए ना? ये पूरा पेंसिल से आएगा, पूरा जो कॉल यस नंबर है ना वो पूरा पेंसिल से आएगा। पेंसिल से लिखा जाता है। सर इसमें जो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है हम दोनों प्लेसेस का नाम लिख सकते हैं सर? एक का ही लिखे ना, दोनों का लिख के कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ही लिखना है आपको। दोनों लिख भी दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक ही लिखिए आप, क्योंकि एज पर रूल आपको फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ही लिखना है। सर बाकी सब पेन से लिखा जाएगा, खाली कॉल नंबर का पेंसिल से होगा? हाँ करेक्ट, ये सारा जो है वो सारा पेन से होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये पेंसिल से होगा। क्लास नंबर बुक नंबर, दैट मीन्स कॉल नंबर जो है वो आपको पेंसिल से लिखना है। सर अगर एग्जाम में कुछ गलत हो जाता है तो हम उसे कट करके लिख सकते हैं या फिर नया से बनाना होगा? अगर कट करके अगर समझ में आ रहा हो तब आप कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ज्यादा कुछ गड़बड़ है तो आप नया कार्ड यूज कर लीजिए उसमें। ओके सर। ठीक है ना, लेकिन ट्राई कीजिए कि गलती ना हो, क्योंकि अभी एडिशनल आंसर शीट भी नहीं दे रहे हैं। हाँ सर। तो सर क्या एग्जाम में हम लोग को कार्ड दिया जाएगा एंट्री करने के लिए? नहीं, नोटबुक जैसा ही होगा, आंसर शीट होगा, उसमें कार्ड छपे हुए होंगे। ओके सर। ठीक है, और उन्हें पहले से अंदाजा होगा कि 5 एंट्री में लगभग कितने कार्ड्स बनेंगे। ओके सर। ठीक है, तो ये मेन एंट्री हो गई। ये सबका मैच हो रहा है ना? अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ किसी का भी होगा। सभी का हो रहा है नो मैच? सर। मैच है। यस सर। ठीक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट एंट्री बनेगी और ऑथर एडिटर एंट्री। ठीक है, तो केवल यहाँ भी केवल 3 एंट्री ही बनने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री इज मोर देन 1 एडिटर। यहाँ पे 3 एडिटर के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप मोर देन 3 ऑथर का बनाते हो। 3 ऑथर का नहीं, आपने 1 एडिटर का बनाया है ना, वैसे ही 3 एडिटर का बन जाएगा। टाइटल से ही मेन एंट्री बनेगी इसकी भी? अगर ऑथर नहीं है ना और एडिटर है तो टाइटल से ही बनेगी, चाहे एक यस। एडिटर हो या 3 एडिटर हो। ठीक है, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इसका मैं सीधा आंसर आपको मेन एंट्री शेयर कर लेता हूँ, आप देख लीजिए उसको। कोई क्वेरी हो तो पूछिए। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ बोलिए, क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा दूं, देख लीजिए। थैंक यू सर। ये मेन एंट्री है इसकी। ठीक है, यहाँ पे तीनों एडिटर के आपको नाम लिखने हैं और तीनों एडिटर की आपको एडेड एंट्री भी बनानी है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल एंट्री जिसकी भी आप मेन एंट्री टाइटल से बना रहे हैं उसमें टाइटल एंट्री नहीं बनेगी। ये सब्जेक्ट एंट्री, और उसके बाद एज यूजुअल तीन एडिटर की 3 एंट्री बन जाएगी। ठीक है,
तो इसमें कोई परेशानी नहीं है ना एडिटर वाले में या मोर देन 3 ऑथर वाले में? कर लेंगे आराम से आप लोग? नो सर। ठीक है यस सर, कर लेंगे। ना? ओके, ठीक है। तो अभी तक आपको किस तरह के एग्जाम्पल मिले? 2 तरह के मेन एग्जाम्पल मिले अगर हम उसको समझे तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में। एक में जहां ऑथर से एंट्री बनती है और दूसरा जहां पे टाइटल से एंट्री बनती है। ठीक है। ऑथर से एंट्री कहाँ कहाँ बनती है? जहाँ पे एक ऑथर हो, 2 ऑथर हो या 3 ऑथर हो। ठीक है। या फिर ऑथर के साथ एडिटर भी हो, लेकिन ऑथर 3 से कम ही होना चाहिए, 3 या 3 से कम होना चाहिए। ठीक है। तभी वो ऑथर, फर्स्ट ऑथर से एंट्री बनेगी। ठीक है। अब ऐसे केसेस जहाँ पे 1 से ज्यादा, 3 से ज्यादा ऑथर हैं या फिर ऑथर नहीं है और एडिटर है, ठीक है, उन सब केसेस में जो एंट्री है वो कहाँ से बनेगी? वो टाइटल से बनेगी। ठीक है। सर अगर ऑथर 3 हो और उनके साथ एक एडिटर हो, तो भी उस तो भी केस में हम फर्स्ट क्या ऑथर करें? से एंट्री बनेगी। तो भी फर्स्ट ऑथर से ही एंट्री बनेगी। ठीक है। और उसमें फिर जो एडेड एंट्री है वो आपकी 3 बन जाएगी, सेकेंड ऑथर, थर्ड ऑथर और एडिटर। ठीक है। यस सर। 3 ऑथर के साथ अगर 3 एडिटर भी हो ना, तब भी आपका फर्स्ट ऑथर से ही मेन एंट्री बनेगी। ठीक है। उन केसेस में आपका क्या होगा? आपको एडेड एंट्री ज्यादा बनानी होगी और कुछ नहीं। देखिए, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी, जहाँ पे ऑथर भी है और एडिटर भी है। ठीक है। ये लेटर टू द प्रेस, ये बुक है जिसे किसने लिखा था? ऑथर कोनान डॉयले ने लिखा था। और उसको एडिट और इंट्रोड्यूस किसने किया है? 2 लोगों ने एडिट किया उन्हें। ठीक है। जॉन माइकल गिब्सन एंड रिचर्ड लेंसलिन ग्रीन। ठीक है। 2 लोगों ने उसे एडिट किया है। रेस्ट एज यूजुअल, रेस्ट जो इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ भी नई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। तो इसमें कैसे बनेगी मेन एंट्री? इसको बनाइए आप। ठीक है। लेकिन टाइम थोड़ा कम लीजिए, अभी 9-7 हो रहे हैं ना, 9-12 तक इसको बनाइए, 5 मिनट्स लीजिए।
सर इसकी जो मेन एंट्री है वो तो सर डॉयल सर ऑर्थर ऑर्थर कॉर्ना से बनेगी ना? करेक्ट करेक्ट। सर नहीं आएगा वहां, सर। डॉयल डॉयल। हाँ, आ जाएगा सर, आ जाएगा, कोई इशू नहीं। सर डॉयल के बाद कॉमा सर आएगा ना सर? हाँ, सर हो गया। हो गया, गुड। ओके, मेन एंट्री शेयर कर यस रहा हूँ मैं। सर। ठीक है, मेन एंट्री शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ऑथर है वो 3 से कम है, यानी सिंगल ऑथर ही है। ठीक है, अब जहां भी सिंगल ऑथर, 2 ऑथर या 3 ऑथर होते हैं, वहां पे जो मेन एंट्री है वो और फर्स्ट ऑथर के नाम से शुरू होती है। तो यहाँ पे एक ही ऑथर है, तो बुक का नाम, जो हेडिंग है यहाँ पे कार्ड की, वो ऑथर रहेंगे। और उसके बाद जिस तरह से हम दूसरी एंट्री बनाते हैं वैसे ही बनेगी। सॉरी, हाँ, लेकिन यहाँ पे ऑथर के बाद हम सेमीकोलन लगाने के बाद एडिटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय लिखेंगे। कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने, क्योंकि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सेमीकोलन लगाया, उसके बाद हमने लिखा है एडिटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस एंड दिस। ठीक है, उसके बाद डॉट डैश एज यूजुअल, और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें वो आपको ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट में ऑथर का नाम ही रहेगा, उसके बाद डैश लिख के कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, क्योंकि ये उनके लेटर्स हैं। ये जो ये ऑथर हैं इन्हीं के लेटर्स हैं जो इन्होंने प्रेस को लिखा था। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट होगा डोयले सर ऑथर कोनान डैश कॉरेस्पॉन्डेंसेस। ठीक है, और उसके बाद जो एडिटर हैं दोनों, उन दोनों एडिटर की भी हम एडेड एंट्री बनाएंगे और टाइटल की भी एडेड एंट्री बनेगी। यहाँ पे और एडेड एंट्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 4 एडेड एंट्री होगी और एक मेन एंट्री, टोटल 5 एंट्रीज होगी। सर हाँ बोलिए। सर जो हमने ट्रेसिंग में लिखा है ना सर, ये सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट पे सर, हाँ, सर ये हमने क्या लिखा है वहाँ? ये ऑथर का नाम ही लिखा है। ये जो सर ऑथर इसमें है ना, यही आएगा सर? हाँ हाँ, सर। ये उनके लेटर्स हैं एक्चुअली। ये देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब उनके लेटर्स, उन्होंने कोई भी लेटर्स या चिट्ठियां जो भी लिखी है वो है ये। इसके जगह पे लेटर भी लिख सकते हैं सर?
हाँ लेटर्स भी लिख सकते हो। ये देखिए सब्जेक्ट तो है ना, आप कौन सी लिस्ट यूज कर रहे हो या फिर कौन सा वोकेबलरी कंट्रोल टूल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपल्सन नहीं होता है कि आपको कॉरेस्पॉन्डेंस ही लिखना है, आप यहाँ पे लेटर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीयर्स लिस्ट दिया हुआ है तो फिर आपको सीयर्स लिस्ट में ढूंढना होगा वहां पे क्या लिखा है। ठीक है, सर यहाँ पे कॉल नंबर सर 823.8 दिया है और यहाँ पे सर 825 लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर कहाँ से? पे लिखा हुआ है? मेन एंट्री में? हाँ 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 सर। हाँ, तो ये वही होगा, ये यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक लिखा होगा, तो वहां पे 823.5 नहीं होगा, ये 825 ही होगा, यहाँ पे ही 825 होगा, क्योंकि ये ओके फिक्शन नहीं है। 823 इज फिक्शन, ये फिक्शन नहीं है, लेटर्स हैं। ओके। सर हाँ सर आपने अभी जो बोला कि सीएस लिस्ट से क्या पहचानना होगा करना होगा, सर कैसे करेंगे, थोड़ा सा वो आइडिया दे दीजिए ना सर। सीएस लिस्ट सर में ना सीएस सारे, देखिए सीएस लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन सीएस लिस्ट आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी क्योंकि सीएस लिस्ट आपको नहीं पढ़ाई जाती है सिलेबस में। तो सर उसे पहचान कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे थोड़ा सा। फिर आप क्या इसलिए आपको सब्जेक्ट जो है वो अपने मन से लिखने होंगे, क्लासिफिकेशन नंबर का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए 825 यानी इंग्लिश, इंग्लिश लेटर्स हुए, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लेटर्स आते हैं ये। ठीक है, और लेटर्स है मतलब ये जो व्यक्ति है ये कौन है, कोई भी लिटरेचर का व्यक्ति है। ठीक है, अब लेटर्स हैं तो लेटर्स के साथ व्यक्ति का नाम भी होता है कि ये लेटर्स किसके हैं। ठीक है, आप केवल लेटर्स लिख के सब्जेक्ट को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर सीएसएस में क्या मतलब खाली सब्जेक्ट के नाम ही होते हैं और ऑथर का नाम होता है खाली बस? सीएस लिस्ट में केवल सब्जेक्ट के नाम होते हैं, ऑथर का भी नाम नहीं होता है। वहां पे रूल्स होते हैं उसके रिगार्ड में कि अगर किसी व्यक्ति के कोरस्पोंडेंस हैं तो आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है और डैश कोरस्पोंडेंस इस तरह से लिखना है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, सर। वहां पे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं सीएस लिस्ट में। ठीक है, तो और यहाँ पे आपकी एग्जाम में सब्जेक्ट का इतना ज्यादा वो रहेगा नहीं, लेकिन आपको मेन आपका जो क्लास नंबर है उसके आसपास का सब्जेक्ट होना चाहिए वहां का। ओके सर। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो जो बुक है वो फिजिक्स की हो और आप उसका जो क्लास नंबर दे रहे हैं वो हिस्ट्री का हो, तो वहां पे डिफरेंस आ जाएगा, फिर वहां पे शायद मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम के अंदर आपके पास डीडीसी भी होगी, आप डीडीसी का यूज कर सकते हो। ठीक है, डीडीसी में आप 825 जैसे क्लास नंबर दिया हुआ तो 825 में चेक कीजिए कि क्या है, तो वहां से आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, उस चीज को आप एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये मेन एंट्री है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स अगर आए तो आप कर लोगे ना। आ गई ये एग्जांपल समझ में आपको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 एंट्रीज बनी है। ठीक है, इस एग्जांपल में ये एक सब्जेक्ट एंट्री, फर्स्ट एडिटर, सेकेंड एडिटर एंड टाइटल। ठीक है, इसमें कोई यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं है ना, शुरू से लेके यहां तक में जितने भी एग्जाम्पल समझाए वो सारे आ गए आप लोगों को? यस सर। ओके गुड। अगर नहीं आए हो किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप साथ में पूछते जाइए। ठीक है, वो सही रहेगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये है चेंज्ड नेम, ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऑथर जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है, तो आप क्या करेंगे?
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आप ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल एक साथ लिए हैं। ठीक है, ये चेंज नेम ये वाला एग्जाम्पल है जो ये ऑथर ने लिखा है और उनका नाम अभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, उनका नाम चेंज नहीं हुआ है और उससे पहले का ये पब्लिकेशन है। तो यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल इजी लगेगा कि सिंगल ऑथर बुक है और इसमें कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, लेकिन हाँ जो सर, मेन एंट्री तो ये अन्ना से बन जाएगी ना सर? हाँ, ये यहाँ से रोल्फ से। ठीक है, ये यस सर। सिंपल, ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन जो एंट्री जो एग्जाम्पल आपको परेशान करेगा वो ये होगा। ठीक है, ये वही ऑथर है लेकिन इनका नाम देखिए पहले क्या था, सर रॉफल्स था, अभी ग्रीन हो गया है हाँ लास्ट में। ठीक है, तो सरनेम चेंज हो गया है ये ऑथर का और यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज बेटर नोन एज एना कैथरीन रोल्फ। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला देखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ये जो बुक ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है, फर्स्ट वाला देखिए ये वाला ओल्ड स्टोन हाउस एंड अदर स्टोरीज। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, यहाँ पे दो एडेड एंट्री बनेगी, ये सब्जेक्ट एडेड एंट्री और टाइटल एडेड एंट्री। ठीक है, लेकिन जो दूसरा एग्जांपल है वहां पे हमें समझना है कि वहां पे हमें क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो नाम बदलने के बाद जो एंट्री है वो भी रोल्फ से बनाई है। क्यों बनाई है रोल्फ से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज बेटर नोन एज एना कैथरीन रोल्फ। ठीक है, उसे एना सर अगर वहां पे ये नहीं लिखा होता? अगर वहां पे ये कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप उसकी एंट्री ग्रीन से भी बना सकते हैं। अगर वहां पे लिखा है कि शी इज बेटर नोन, फॉर एग्जाम्पल कि ये ऑथर ने केवल एक दो किताबें रोल्फ के नाम से लिखी है और उसके बाद वो ग्रीन के नाम से लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उनका वो जो फेमस नाम है वो ग्रीन से ज्यादा फेमस है और आपकी लाइब्रेरी में जो रोल्फ वाली बुक है वो बाद में आती है, तो आप उसकी भी एंट्री ग्रीन से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन्हें रोल्फ से ही मेन एंट्री बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे हम रोल्फ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम ग्रीन ही लिखेंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में दैट इज एना कैथरीन रोल्फ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमने बाहर से ली है, ये उसके टाइटल पेज पे नहीं दिया हुआ ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद एज यूजुअल उसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे और चेंजेस है, यहाँ पे आपको एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ, काफी चीजें हैं इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन में 1976 लिखा हुआ है और कॉपीराइट 1903 लिखा हुआ है। वो इसलिए कि ये बुक जो पहले थी ये बॉब मेरिल्स पब्लिकेशन था, इंडियानापोलिस जो जगह है वहां से। ठीक है, उसी बुक को फिर से ये पब्लिशर ने पब्लिश किया है। ठीक है, रीप्रिंट है उसी एडिशन की, लेकिन पब्लिशर चेंज हो गए, इसलिए जो कॉपीराइट है वो 1903 का ही रहेगा जब इन्होंने पब्लिश की होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने 1976 ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा है और ब्रैकेट में कॉपीराइट ईयर लिखा है, कॉपीराइट ईयर है 1903 और नोट एरिया में हमने लिख दिया है कि ओरिजिनली पब्लिश्ड बाय बॉब मेरिल्स इंडियानापोलिस।
ठीक है। यहाँ पे शायद ये ISBN नंबर बाद में आता है, पहले नोट आता है ना। ये जो है इस तरह से होगा। ठीक है, तो सारी एंट्री में ऐसे ही आएगा। यहाँ पे एक एंट्री बनेगी टाइटल की, सब्जेक्ट की, और एक टाइटल की एंट्री बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑथर है। ओके, इतना समझ में आया सभी को? यस सर। अच्छा, अब किसी के मन में क्वेश्चन होगा कि वो किसी ऑथर, किसी कोई ऐसे रीडर होंगे जिन्होंने एना कैथरीन ग्रीन को उनका सरनेम चेंज होने के बाद से ही पढ़ना शुरू किया है, तो हो सकता है कि उन्हें एना कैथरीन ग्रीन के नाम से ही वो पहचानते हो। ठीक है, और वो यूजर जब उनकी बुक ढूंढेंगे तो वो ग्रीन से ढूंढेंगे, तो उन्हें कैसे ये बुक मिलेगी? ठीक है, सही क्वेश्चन है ना। अगर कोई यूजर उन्हें, ये बेटर नोन बाय रोल्फ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति उन्हें रोल्फ के नाम से ही जानता है। हो सकता है कोई व्यक्ति हो, कोई रीडर हो जो उन्हें ग्रीन के नाम से भी जानता हो, तो वो क्या करेंगे, वो ग्रीन के नाम से बुक सर्च करेंगे, और ग्रीन के नाम से सर्च करेंगे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो रोल्फ के नाम से मेन एंट्री है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, उस केस से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनानी होगी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस रेफरेंस एंट्री का। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं लिखते, हम यहाँ पे उनका केवल ग्रीन एना कैथरीन लिखेंगे और सी रोल्फ एना कैथरीन ये लिख देंगे, ताकि कोई, और ये एंट्री कहाँ पे चली जाएगी, ये ऑथर वाले में चली जाएगी, और जहाँ कोई उन्हें ग्रीन पे सर्च करेगा तो उन्हें ये सी रेफरेंस एंट्री मिलेगी, जो ये कहेगी कि आप रोल्फ एना कैथरीन पे सर्च कीजिए। आया समझ में ये? इसे बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस एंट्री। सर ये क्रॉस रेफरेंस भी सिर्फ इसी ऐसे ही टॉपिक में बनेगा ना, जिसमें दो ऑथर का नाम दिया रहेगा मतलब? हाँ, दो ऑथर का नाम दो ऑथर, एक ऑथर है जिनका नाम चेंज हो गया हो, तो आपने किसी एक नाम से इंडेक्स की है बुक, तो दूसरे नाम से आप कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री का बेनिफिट ये है, आप इसको एक और किस तरह से सॉल्व कर सकते थे, आप उसकी एक और इंडेक्स में ग्रीन एना कैथरीन के नाम से भी बना सकते थे एक और एंट्री, लेकिन फिर वो जितनी बुक लेते उसमें आपको वो एंट्री अलग बनानी पड़ती। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री अगर आपने बनाई है तो वो केवल आपको एक ही बनानी होगी, ग्रीन एना कैथरीन, और आप सारी बुक को रोल्फ एना कैथरीन के नाम से इंडेक्स कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। आगे सबको समझ में? किसी को कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं है ना? क्लियर हो सब?
सर ये सरनेम चेंज करने का कोई लॉजिक होता है या ऐसे ही करते हैं सर ये ऑथर सरनेम चेंज? तो देखिए, ये सरनेम चेंज करने के दो तीन लॉजिक होते हैं। एक तो ऑथर शादी से पहले से कुछ लिख रहे हो, मैरिज के बाद उनका सरनेम चेंज हो गया, ठीक है। और कुछ यस सर। ऑथर होते हैं कि जो लिखना शुरू करते हैं तो हो सकता है शुरू में अपने रियल नेम से लिखे, उसके बाद फिर कुछ और नेम से लिखना शुरू कर दें, ठीक है, जिनको पेन नेम कहा जाता है। कोई ऑथर तो ऐसे भी होते हैं जो पोएट्री अलग नाम से लिखते हैं और स्टोरीज अलग नाम से लिखते हैं और ड्रामा अलग नाम से लिखते हैं, और उनका ओरिजिनल नेम इन तीनों में से कोई नहीं होता है, ओरिजिनल नेम कुछ और ही होता है, यस सर। ठीक है। तो लिटरेचर में ये ज्यादा पाया जाता है, यानी इन जनरल इतना ज्यादा नहीं होता ये लिटरेचर में, लेकिन बहुत होता है ये, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल वैसे ही आएंगे। सर सर ये मार्क में हम इसको 100 में क्या लिखेंगे नाम? कहाँ पे? मार्क एंट्री में। मार्क एंट्री में, ओके ओके, मार्क एंट्री में आप बात कर रहे हैं ना। मार्क एंट्री में जो 100 है ना, उसमें यही नाम आएगा, यही नाम आएगा। उसके अंदर क्रॉस रेफरेंस एंट्री का, हाँ उसमें ना मार्क में क्रॉस रेफरेंस एंट्री का वो होता है। 100 के अंदर ही हम 400 को मर्ज करके ये लिखते हैं, क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाते हैं। सर ये जो हम क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाते हैं ना सर, ये हम पहले वाले बुक का बनाएंगे जिसका वो मतलब कैथरीन रॉल्फ था, अन्ना कैथरीन रॉल्फ, और यहाँ दूसरे जिसका ग्रीन था सर? हम ग्रीन से बनाएंगे। क्रॉस रेफरेंस एंट्री क्या होता है कि जब ग्रीन से कोई सर्च करेगा ना, तो उसको ये बताया जाएगा कि आप रॉल्फ से सर्च कीजिए, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ट्रांसलेटेड बुक्स है ये, बुक का नाम है बैटालियन 1999, बैटालियन 999, हेंस जे कॉन्सेलिक, इन्होंने बुक लिखी है और ओलिवर कोबर्न ने बुक को ट्रांसलेट किया है, ठीक है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एक नोट आपको दिया गया है, और नोट क्या कह रहा है? द प्रेजेंट नेम ऑफ द ऑथर हेंस गुंटर, ठीक है। प्रेजेंट नेम ऑफ द ऑथर इज हेंस गुंटर, ठीक है। पहले क्या नाम था? हेंस जी कॉन्सेलिक, अभी उनका नाम है हेंस गुंटर, एंड राइट ए प्रेजेंट नेम दिस टाइम, ठीक है। यानी अभी जो है वो प्रेजेंट नाम से वो लिख रही है, यानी अभी किस नाम से लिख रही है? हेंस गुंटर, इनके नाम से वो लिखती है, ठीक है, ऑथर। लेकिन ये बुक जो है वो उन्होंने किस नाम से लिखी है? हेंस कॉन्सेलिक से लिखी है। बिल्कुल जो पहले जो हमने किया था वैसे ही आएगा, ठीक है। हेंस जी कॉन्सेलिक, और ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे हेंस गुंथर, और उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे और लिखेंगे ट्रांसलेटेड बाय ओलिवर कोबर्न, ठीक है। क्योंकि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसके साथ, इस बुक को ट्रांसलेट किया है ओलिवर कोबर्न ने, ठीक है। अब यहाँ पे केवल इतना ही लिखा है कि ट्रांसलेटेड बाय ओलिवर कोबर्न। अगर किसी बुक में लिखा है कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश, या ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, या इंग्लिश टू हिंदी, तो आपको वो भी लिखना है, ट्रांसलेटेड बाय ओलिवर बॉन कोबर्न फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। जो भी लिखा है स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो आपको लिखना है, ठीक है। और फिर बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम ही रहेगी, और यहाँ भी क्या बनेगा? एक क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनेगी, ठीक है।
सब्जेक्ट एंट्री, ऑथर एंट्री नहीं, ये ट्रांसलेटर्स एंट्री है, ठीक है, ट्रांसलेटर्स एंट्री एंड टाइटल एंट्री। उसके बाद एक बनेगी क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ठीक है, आगे समझ में आपको? जहां पे ऑथर का नाम चेंज हुआ है लेकिन उनका फेमस नेम कुछ और है, ठीक है, तो आपको वो फेमस नेम से ही लिखना, एंट्री बनाना है। ठीक है, अगर वो किसी नाम से फेमस नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, ओरिजिनल नाम से एंट्री बनाइए। सर हाँ बोलिए। सर ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री मतलब क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए क्रॉस रेफरेंस, हाँ क्रॉस रेफरेंस एंट्री वो एंट्री होती है जो आपको आपके टर्म से जब आप सर्च करते हो और लाइब्रेरी में कोई उसी सब्जेक्ट के लिए या उसी ऑथर के लिए कोई और नाम यूज किया जा रहा है तो वो आपको उस हेडिंग की तरफ लेके जाती है। ठीक है, आप यानी आप ये ऑथर की बुक ढूंढ रहे हो लेकिन आप इन ऑथर को गुंथर हेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑथर का जो लाइब्रेरी में जो इंडेक्स नेम है यानी उनकी लाइब्रेरी में जो एंट्री की हुई है वो इस नाम से की हुई है। ठीक है, तो अगर आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये नाम भी ऐड किया हुआ है जो ऑथर इंडेक्स होता है वहां पे, और वहां से आपको फिर यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि सी कॉन्सेलिक हेंस गुंथर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको देख के कि ओके यहाँ से मुझे नहीं मिल रही, मुझे ये नाम से सर्च करना है। तो जब आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये ऑथर की जितनी भी बुक लाइब्रेरी में है उसकी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा सर, कई कई जगह पे देखा है कि सी लिखा है तो कई जगह पे सी ऑल्सो लिखा रहता है। हाँ, सी तो उसका ऑल्सो, क्या डिफरेंस है? सी ऑल्सो कहाँ लिखा होता है कि जहाँ पे किसी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे उस सब्जेक्ट के दो दो कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, उसी सब्जेक्ट पे किसी और टर्मिनोलॉजी में भी सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये लिखा होता है कि सी ऑल्सो, मतलब आप इस सब्जेक्ट पे ढूंढ रहे हैं, आपको जो भी मिला हो ठीक है, लेकिन आप इस नाम से भी सर्च कीजिए। ठीक है, तो यानी वहां उस केस में सी ऑल्सो जब भी यूज होता है उसका मतलब होता है कि लाइब्रेरी ने दोनों टर्म को यूज किया है। ठीक है सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? सी ऑल्सो देखिए, आपने फॉर एग्जाम्पल एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, आप ठीक है, लिफ्ट पे कोई बुक ढूंढ रहे हो, ठीक है, लिफ्ट पे कोई बुक ढूंढ रहे हो, आपने लिफ्ट सब्जेक्ट में गए, एल पे गए, ठीक है, लिफ्ट से बुक ढूंढी, 2-3 बुक मिली, फिर वहां पे आपको एक और कार्ड मिला, ठीक है, और वहां पे लिखा है लिफ्ट और यहाँ पे सी की जगह वहां पे लिखा है सी ऑल्सो और नीचे लिखा है एलिवेटर्स। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आपको लिफ्ट पे 2-3 बुक मिल गई होगी, लेकिन आप एलिवेटर पे भी बुक सर्च कीजिए, वहां पे भी आपको जो बुक चाहिए उसके कुछ एग्जाम वहां पे भी बुक्स हो सकती है। तो आप क्या करोगे, आपने लिफ्ट से बुक ढूंढी लेकिन आप फिर एलिवेटर पे भी सर्च करोगे और एलिवेटर पे भी कुछ बुक्स हो सकती है। ठीक है, और लिफ्ट और एलिवेटर दोनों क्या है, सेम ही होते हैं। ओके सर, एलिवेटर क्या मतलब हुआ? लिफ्ट, अच्छा लिफ्ट को एलिवेटर भी कहते हैं। ठीक, ठीक ओके है, सर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनके लिए 2 नाम से एंट्री बनाई गई हो, उसके लिए सी ऑल्सो एंट्री होती है। ठीक है, जी सर। और 2 नाम से एंट्री कब बनती है, जनरली बाय मिस्टेक बन जाती है लाइब्रेरी से, या कुछ केसेस ऐसे होते हैं ऑथर के नाम के कि और पहले
पहले जो एंट्री बनी है वो किसी और नाम से बनी है और बाद में एंट्री बनी है वो किसी और नाम से बनी है, तो उस केस को मैच करने के लिए सी ऑल्सो एंट्री बनाई जाती है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये वाला अभी, हाँ ये वाला देख रहे थे। अब नेक्स्ट, अब स्यूडोनमस। ठीक है, स्यूडोनम एंट्री देखिए आप। स्यूडोनम वो होते हैं जहां पे उनका नाम चेंज किया हुआ नहीं होता है, उन्होंने अपना स्यूडोनम रखा होता है। स्यूडोनम मतलब कुछ और नाम से वो लिखते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, एक बुक है ओ हेनरी की, द गिफ्ट ऑफ मैगी। ठीक है, बाय ओ हेनरी और इलिस्ट्रेटेड बाय, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन है। हमारे लिए जो अभी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये बुक ओ हेनरी ने लिखी है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एक नोट दिया हुआ है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। वो ये कह रही है कि द एक्चुअल नेम ऑफ ओ हेनरी इज विलियम सिडनी पोर्टर। ठीक है, जो ऑथर है, सर नकली नाम ऐसा है ना सर कि कुछ अपना नाम वो रख लिए हैं। हाँ जैसे अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं ना तो जैसे सर प्रेमचंद का है सर। करेक्ट, ठीक है, प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जो है वो, उनका नाम मुंशी प्रेमचंद के नाम से सब जानते हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम है धनपत राय। धनपत, यस। ठीक है, तो ये एक स्यूडोनिम का वो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, जैसे बहुत सारे हिंदी के ऑथर भी बहुत सारे हैं। एक बेचैन है, ठीक है, वो बेचैन के नाम से लिखते हैं, लेकिन ठीक है, उनके नाम में वो उनका नाम भी लिखा होता है, फिर बेचैन लिखा होता है। ठीक है, और बहुत सारे हैं ऐसे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। सर अज्ञेय है। हाँ, अज्ञेय है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, दिनकर है। फिर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन इन सब नाम में इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है कि वो अपना नाम भी साथ में लिखते हैं और केवल एक सरनेम की तरह उसको यूज करते हैं, अथवा अपने नाम के बाद इन्वर्टेड कॉमा में वो लिख लेते हैं अपना पेन नेम। लेकिन कुछ ऑथर ऐसे होते हैं जो अपना ओरिजिनल नाम लिखते ही नहीं है, केवल पेन नेम ही लिखते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने केवल मुंशी प्रेमचंद ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ये एग्जाम्पल है जहाँ पे ऑथर का नाम है ओ हेनरी, उनका नाम ओरिजिनल कुछ और है, लेकिन उन्हें जो लोग जानते हैं वो ओ हेनरी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये एग्जाम्पल में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब अगर कोई व्यक्ति अपना कोई स्यूडोनिम रखता है और वो अपने स्यूडोनिम से ही जाना जाता है, तो आपको मेन एंट्री किस नाम से बनानी है? आपको मेन एंट्री स्यूडोनिम से ही बनानी है। ठीक है, फिर वहां पे आपको उनका एक्चुअल नेम यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, हेनरी ओ, और यहाँ पे स्यूडो हम लिख देंगे। ठीक है, कि ये स्यूडोनेम है उनका। ठीक है, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एज इट इज होगी, जैसे हम दूसरे एग्जांपल्स में बनाते हैं। तो सर इसका भी क्रॉस बनेगा? हाँ, क्रॉस बनेगा, क्रॉस बनेगा। ठीक है, विलियम सिडनी पोर्टर का एक हम क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाएंगे, और क्रॉस रेफरेंस एंट्री को कभी भी हम ट्रेसिंग में नहीं बताते हैं, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए नहीं होता है, वो उनके पूरे कलेक्शन को के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर आपकी बुक में, आपकी लाइब्रेरी में इस ऑथर की 10 बार बुक आती है, तो आप 10 बार क्रॉस रेफरेंस एंट्री नहीं बनाओगे, आप एक ही क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाओगे। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे नोट वो, क्योंकि अलग से जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ओ हेनरी इज स्यूडोनिम ऑफ विलियम सिडनी पोर्टर। ठीक है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ज्यादा स्पेशल नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है, जो नॉर्मल एग्जांपल्स में सब में आ रहा है। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बुक भी है, यहाँ पे इलुस्ट्रेटर है, इसलिए आपको यहाँ पे ILL लिखना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जनरली स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। अगर इलुस्ट्रेटर है उस बुक में तो आपको यहाँ पे ILL लिखना है, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है,
क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि स्टूडेंट जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में वहां पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वही लिखते हैं, इल्यूस्ट्रेटर भूल जाते हैं, तो बेकार में आधा एक मार्क्स कट जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो ध्यान में रखिए कि इल्यूस्ट्रेटर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन में भी उसकी एंट्री बताना है। ठीक है, अब ये सेकंड आ जाएगा सब्जेक्ट एंट्री और फिर टाइटल एंट्री। ठीक है, और उसके बाद आएगा उसका क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्रॉस रेफरेंस एंट्री वाले केसेस में? नो सर। ओके, चलिए नेक्स्ट अभी और हम उसी तरह के एग्जांपल कुछ देखेंगे स्यूडोनिम्स का ही। ठीक है, ये भी स्यूडोनिम का एंट्री है। अब यहाँ पे केस कुछ और थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में आपको कोई परेशानी नहीं दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 2 एंट्री एक साथ लेके आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसकी जो दूसरी एंट्री देखोगे आप तो वहां पे थोड़े चेंजेस आपको दिखेंगे। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? हाँ, जेफरी क्रेयॉन। ठीक है, जेफरी क्रेयॉन इज वन ऑफ द स्यूडोनिम ऑफ वॉशिंगटन इरविंग। ठीक है, वॉशिंगटन इरविंग कौन है? जहां पे यहाँ पे देखिए वॉशिंगटन इरविंग की हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा। सेकंड एग्जांपल में देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे ऑथर का नाम क्या लिखा है? जेफरी क्रेयॉन लिखा है। और जेफरी क्रेयॉन क्या है? जेफरी क्रेयॉन इज वन ऑफ द स्यूडोनिम ऑफ वॉशिंगटन इरविंग। ठीक है, बहुत सारे स्यूडोनिम्स है, उसमें से एक है ये। ठीक है, ही हैज रिटन अंडर 2 मोर स्यूडोनिम्स। उसके अलावा जेफरी क्रेयॉन के अलावा 2 और स्यूडोनिम्स हैं उसके। ठीक है, फर्स्ट इज जोनाथन ओल्डस्टाइल एंड सेकंड इज लेनेलॉट वेक्सटेफ। ठीक है, ये 3 स्यूडोनिम से वो लिखते हैं। ठीक है, however the author is identified in the later edition of his work by his real name। लेकिन बाद में उनके जो वर्क थे उसमें वो अपने ओरिजिनल नाम से लिखने लगे थे। ठीक है, तो इसको आप कैसे वो करेंगे? उनके बहुत सारे स्यूडोनिम्स हैं और वो जाने किस नाम से जाते हैं? वो अपने ओरिजिनल नेम से जाने जाते हैं। ठीक है, या उनके रियल नेम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, तो आप जो ये फर्स्ट एग्जांपल है वो तो सिंपल है, उसको आप उनके ओरिजिनल जो नेम है उससे ही पूरा एंट्री बनाएंगे। मेन एंट्री, ये सब्जेक्ट एंट्री और एडेड ऑथर एंट्री या फिर पर्सनल नेम एंट्री आप कह सकते हैं। ये इसमें क्या है? ड्राइंग्स है। सर सब्जेक्ट एंट्री का दिखा दीजिए। ये है, यस सर। ठीक है, अमेरिकन फिक्शन 813 है, तो वो अमेरिकन फिक्शन है। ठीक है, ये इनके लिए ड्राइंग्स इन्होंने बनाई है तो उनकी एंट्री है ये। सर आप ये डिटेल्स फिर से एक बार दिखाए सर, जो इस बुक की थी। एग्जाम्पल दिखाऊं? देखिए ये फर्स्ट उनका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एकदम सिंपल है, इसका कुछ नहीं है। यस सर, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिखी है वो ये कह रहा है कि जेफरी क्रेयॉन है वो वॉशिंगटन इरविंग का एक स्यूडोनिम है और उसके 2 और स्यूडोनिम्स हैं, लेकिन वो अपने बाद के जो सारे वर्क हैं उसमें वो अपने ओरिजिनल नाम से जाने जाते हैं। सर ये जो
सर जो ये लास्ट वाला सेंटेंस है ना, however author is identified in later edition of his work by his real name, सर Yes. अगर ये वाली लाइन यहाँ पे सर नहीं होती हाँ, तो फिर जो हम क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाते सर, वो हम किस नाम से बनाते फिर? अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं है, ठीक है, कि Yes, वो sir. अपने Yes, उससे जाना जाता है, तो आप क्या करोगे? Yes, फिर आप यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है ना, उसी से हाँ बनाएंगे सर, आप, ठीक है। यस सर, ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अगर आप इस नाम से एंट्री बनाते हैं, ठीक है, इस केस में क्या होगा, आप जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाएंगे, ठीक है, उसमें सी एंट्री यस नहीं सर, बनेगी, वहां पे सी ऑल्सो एंट्री बनेगी, ठीक है, सी आल्सो, सी यस ऑल्सो, क्योंकि आपने जो जो वॉशिंगटन इरविंग के नाम से भी आपके पास कोई ना कोई बुक है, ठीक है। यस सर, अगर ये माना जाए कि कुछ बुक्स ऐसी है जो वॉशिंगटन इरविंग नाम से लिखी गई है और उसको आपने इंडेक्स किया है वॉशिंगटन इरविंग नाम से, ठीक है, और इस बुक को आप जेफरी क्रेयॉन के नाम से इंडेक्स कर रहे हैं, तो यानी आप एक ही ऑथर के लिए आपने दो नाम यूज किए हैं, ठीक है, तो वो यस वहां पे क्या बनेगा, क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनेगी, और क्रॉस रेफरेंस एंट्री एक नहीं बनेगी, दो बन जाती है, ठीक है। दो कैसे बनेगी, कोई अगर जेफरी क्रेयॉन पे ढूंढ रहा है तो वहां से आप उन्हें वॉशिंगटन इरविंग के तरफ लेके जाएंगे, कोई वॉशिंगटन इरविंग की तरफ से नाम से ढूंढ रहा है तो आप उसको जेफरी क्रेयॉन की तरफ लेके जाएंगे। सर, जो बीच में ये दो सिडोनिम नेम्स और है, इनकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री नहीं बनेगी सर? इनकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनेगी, लेकिन इनकी सी, अगर आप कौन सा नाम यूज कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फिर वहां पे ये होगी कि आप कौन सा नाम यूज कर रहे हैं। एक तो सर ये जोनाथन ओल्डस्टाइल है और दूसरा ये है ठीक है, वहां पे आप क्या लैंडलॉर्ड। करेंगे, हाँ, वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे सी ऑल्सो लिखेंगे और दोनों नाम लिख देंगे, यस सर, ठीक है। वहां पे आप क्या करेंगे, सी ऑल्सो लिख के ये दोनों नाम जो है, जेफरी क्रेयॉन और वॉशिंगटन इरविंग, ये दोनों नाम आप लिख देंगे, ये यस दो सर, क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनेगी, और इसमें सी में, या सी में नहीं, हाँ सी में ही आएगा, सी जोनाथन क्रेयॉन एंड वॉशिंगटन इरविंग, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये तीसरा नाम भी यूज किया है तो फिर आपको फिर से और एंट्री बनानी पड़ेगी, यानी उसमें सी आल्सो हर, लिखना है। हाँ, सी ऑल्सो एंट्री बनानी पड़ेगी, और ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने नाम यूज किए हैं अपनी लाइब्रेरी में, उनको उनकी बुक इंडेक्स करने के लिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आ गया समझ में ना, क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यस सर, ठीक है। ये टाइटल एंट्री, ओके, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है उसकी टाइटल एंट्री, ये फर्स्ट वाले एग्जांपल की मेन एंट्री है, ठीक है। ये है उसकी सब्जेक्ट एंट्री, ये पर्सनल नेम एंट्री, जो ड्राइंग जिन्होंने बनाई है उनका नाम की, ठीक है। और ये लास्ट वाली एंट्री है, वो है टाइटल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला यस एग्जांपल है वो कंप्लीट हो जा रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड एंट्री है, देखिए सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि वो वॉशिंगटन इरविंग अपने ओरिजिनल नाम से जाने जाते हैं, तो हम उनके ओरिजिनल नाम से ही एंट्री बनाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रहेगा, जोफ्री क्रेयॉन ही रहेगा, ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे दैट इज वॉशिंगटन इरविंग। उसके बाद जो एडिटर है उनका नाम आ जाएगा, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो कॉमन है वही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज कुछ बनेगी, ये टाइटल सब्जेक्ट एंट्री हो गई, ये एडेड एंट्री पर्सनल नेम हो गया, ठीक है, और ये टाइटल एंट्री हो गया, और यहाँ पे
जो उनके जो जिस पेन नेम से वो बुक लिखी गई है उस पेन नेम को हम क्रॉस रेफरेंस उसका बनाएंगे। सर पेन नेम उसी नेम को बोलते हैं जो उस वक्त उसका जो ऑथर नेम आया होगा। हाँ, जो पेन नेम मतलब उस बुक के ऊपर जो नाम लिखा है ना वो पेन नेम होगा। यस सर, यस सर। ठीक है, तो क्रेयन जेफरी के नाम से वो बुक लिखी है और ये उनका स्यूडोनाम है, तो हम यहाँ पे स्यूडो लिखेंगे और सी एंट्री बनाएंगे, इरविंग वॉशिंगटन। ठीक है, और बाकी के दो जो नाम है उसकी हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि ना तो वो उनके जाने पहचाने नाम है, ना ही ये उनके नाम से कोई इसमें बुक है तो इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो लोग किस नाम से बुक सर्च करते हैं? जो नाम या तो बुक पे होता है या फिर उस ऑथर का ओरिजिनल कोई नाम है तो उससे आप बुक सर्च कर सकते हैं, या फिर उस बुक के ऊपर जो नाम पेन नेम लिखा है उससे आप बुक सर्च करेंगे, लेकिन उस नाम से कोई बुक सर्च नहीं करेंगे जो नाम उनका ना तो ओरिजिनल नाम है ना पेन नेम है। ठीक है, वो जो दो और पेन नेम है वो किसी और वर्क के लिए उन्होंने यूज किए थे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे।